हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस करेंगे, या अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं फ्लैंडर्स का जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, या कह सकते हैं इसको हम इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल ऑफ फ्लैंडर्स, या फ्लैंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है जिससे हम क्लासरूम की टीचिंग के इफेक्टिवनेस को, या टीचिंग हमारी कितनी प्रभावी है, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि ये इंटरेक्शन मॉडल जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये इंटरेक्शन मॉडल को किसने डेवलप किया। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एन नेड ए फ्लैंडर्स इन 1959। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम था नेड ए फ्लैंडर्स। उन्होंने 1959 में इसको डेवलप किया। ठीक है, इस पूरे मॉडल में एक्चुअल है क्या, इस पूरे मॉडल में जो स्टूडेंट और टीचर का जो बिहेवियर है क्लासरूम में, ठीक है, यानी शिक्षक का विद्यार्थियों से और विद्यार्थियों का शिक्षक के साथ जो बिहेवियर्स है, जो उसका व्यवहार है, उन व्यवहार को क्लासिफाइड किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया, और उसे हम 10 भागों में बांटे। तो वर्गीकरण के में टोटल 10 पॉइंट्स या 10 इंडिकेटर्स हमने इसमें डिसाइड किया। उसी 10 इंडिकेटर्स के हिसाब से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उस मैट्रिक्स के आधार पर हम शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य होने वाले व्यवहारों का हम आकलन कर सकते हैं, उनके स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन या शिक्षक और शिक्षार्थी के अंतःक्रिया का हम विश्लेषण कर सकते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा क्लासरूम या हमारे क्लासरूम की टीचिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है या कितनी कम इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपकी स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा, उस पेज में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है हमने ये जो 10, हमने अभी आपको क्लासिफिकेशन हमने बताया कि इसके 10 वर्ग हैं। इसमें उस 10 वर्ग को बेटा 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया पहले। ठीक है, यानी इंटरेक्शन एनालिसिस का सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका 3 पार्ट किया, यानी एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं टीचर टॉक, या हम कह सकते हैं शिक्षक कथन, और दूसरा है स्टूडेंट टॉक, या हम कह सकते हैं शिक्षार्थी कथन, और जो तीसरा है उसे कहते हैं साइलेंस और कंफ्यूजन, या हिंदी में कह सकते हैं हम मौन या विभ्रांति या भ्रम। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि हम फ्लैंडर्स के एनालिसिस को हम कैटेगराइज अगर हम करें तो इसकी 3 मेजर कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है शिक्षक कथन की या टीचर टॉक की, दूसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट टॉक की या शिक्षार्थी कथन की, और जो तीसरी कैटेगरी होती है बेटा वो होती है साइलेंस और कंफ्यूजन या मौन अथवा विभ्रांति। ये 3 कैटेगरी होती है। अगर मैं मोटे तौर पर बात करें बेटा कि शिक्षक कथन में क्या होता है, तो देखो जो शिक्षण का कथन है उसको भी हम 2 तरह के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। शिक्षक जो कहता है, जो बच्चों से इंटरेक्शन करता है, वो 2 तरह से करता है। एक तो बेटा शाब्दिक रूप से करता है, यानी जो वो बोलता है, जो वो इंस्ट्रक्ट करता है, जो वो स्टेटमेंट्स देता है। ठीक है, दूसरा अशाब्दिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी वो बच्चों को प्रभावित करता है। जैसे बच्चे को अगर कोई बात कर रहे हैं
उनके विचार को वो स्वीकार कर ले, या उनको डांट लगा दे, या उनको इनकरेज कर दे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी वो बच्चों तक अपनी बात पहुंचा लेता है। और बात आती है बेटा स्टूडेंट टॉक की, तो स्टूडेंट टॉक में भी दो उसके पार्ट है। जब टीचर कुछ सिखाता है, जब टीचर कुछ बताता है और विद्यार्थी को समझ नहीं आता या समझ आता है, तो वो रिस्पॉन्स करता है, वो टीचर की कही की बातों पे रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स के थ्रू वो अपनी बात बताने की कोशिश करता है। और दूसरा वो स्वयोग कथन करता है, यानी वो प्यूपिल टॉक इनिशिएशन करता है, यानी टीचर ने जो कुछ भी इसको समझाया वो उसका स्पष्टीकरण मांगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, इस तरह से विद्यार्थी क्लासरूम में टॉक करता है। तो जो तीसरी कंडीशन है बेटा वो साइलेंस या कंफ्यूजन की है। ये दो कंडीशन है बेटा। हम क्लास में दो तरह की स्थिति और दिखाई पड़ती है, साइलेंस और कंफ्यूजन की। तो कंफ्यूजन की बात करें, जब क्लास में सारे लोग बोल रहे हों और कोई नहीं सुन रहा हो। ये कंडीशन कब आती है, जब टीचर क्लास में नहीं होता तो सारे विद्यार्थी एक साथ बात करते हैं और कोई किसी की नहीं सुनता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंफ्यूजन। ठीक है, साइलेंस का मतलब टीचर ने कोई क्वेश्चन दे दिया है, सारे बच्चे चुप हैं, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा है, वे कुछ सोच रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ वो लिख रहे हैं। तो ये दो कंडीशन होती है, साइलेंस की और या कंफ्यूजन की। तो ये ए बी सी हम 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं बेटा। इन तीन कैटेगरी को हम 10 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टीचर टॉक की। टीचर टॉक को भी हम दो सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, भावनाओं को स्वीकार करता है, यानी जो बच्चों की भावनाएं हैं, जो बच्चे कोई चीज कहते हैं उसको अगर वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव, या टीचर क्लासरूम में कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ लेक्चर दे रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो हम उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। यही बेटा मेन कैटेगरी है, जो हम कह रहे थे ना कि फ्लेंडर्स के मॉडल के कुल 10 वर्ग हैं। तो 10 वर्ग में अगर ध्यान से देखो तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या जो अप्रत्यक्ष वर्ग है, अप्रत्यक्ष वर्ग में कुल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, शुरू की 4 कैटेगरी टीचर टॉक की वाली है, और वो भी अप्रत्यक्ष भावनाओं वाली या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाली। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में बेटा देखो ये 4 इसमें कैटेगरी है। पहली कैटेगरी किसकी है, एक्सेप्टेड फीलिंग्स। ठीक है, यानी जो बच्चों की जो विचार है, बच्चों के विचार को स्वीकृत करना। ठीक है, बच्चों के विचार को स्वीकृत करना या एक्सेप्ट फीलिंग। तो जब बच्चों के विचार को हम स्वीकृत करते हैं तो क्या होता है, तो ये विचार कैसे होते हैं, ये विचार जो है नकारात्मक भी हो सकते हैं, ये विचार बच्चों के सकारात्मक भी होते हैं। जब हम कुछ बताते हैं, जब हम कुछ पढ़ाते हैं, उसके अगेंस्ट बच्चे कुछ अपनी फीलिंग टीचर से शेयर करते हैं, बताते हैं कि नहीं इसका मतलब ये होगा, ये ऐसे क्यों हो गया, इसका आंसर ऐसे आना चाहिए था, प्रीवियस कक्षा में हमने इसको ऐसे पढ़ा था। तो जब इस तरह की बात बच्चे करते हैं तो क्या होता है, एक्सेप्ट फीलिंग्स होती है, यानी टीचर क्या करता है, बच्चों के विचारों को स्वीकार करता है। यानी क्लासरूम में जो पहली एक्टिविटी क्या हुई, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को, जिसको उसने शेयर किया क्लास में, टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है प्राइसेस आर इनकरेज, प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो प्रशंसा या प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, जो
स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा है या स्टूडेंट्स कोई बात कह रहा है, उसके लिए बच्चों को रीइंफोर्स करना। ठीक है, रीइंफोर्स करने का मतलब क्या हुआ, या इनकरेज करने का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे ने कुछ कहा, आपने कहा गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही करते रहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा तुमने किया, अच्छा है, ठीक है। जो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं बेटा, ये रीइंफोर्समेंट के सेंटेंसेस हैं, के वर्ड्स हैं ये, और इन वर्ड्स से क्या होता है, बच्चे इनकरेज होते हैं। ठीक है, बच्चों को खुशी मिलती है। तो हम जब, ये दूसरा कंडीशन होता है, जब हम बच्चों की बातों को, बच्चों के रेस्पॉन्स पे, बच्चों के स्टेटमेंट्स पे हम क्या करते हैं, हम उन्हें इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो थर्ड इसका पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट है एक्सेप्ट प्यूपिल आइडियाज। एक्सेप्ट प्यूपिल आइडियाज का मतलब क्या है? एक्सेप्ट प्यूपिल आइडियाज का मतलब हुआ विद्यार्थियों के जो विचार हैं, उन विचारों को स्वीकार करना। ठीक है, या उन विचारों को का उपयोग करना, या उन विचारों को और क्लियर करना, उसको एक्सप्लेन कर देना, ये काम हम तीसरे कंडीशन में करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पहले कंडीशन में हमने क्या किया, एक्सेप्ट फीलिंग्स, यानी बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट किया। दूसरे में हमने क्या किया, बच्चों को इनकरेज किया। तीसरे में क्या किया, एक्सेप्ट प्यूपिल आइडियाज, उनके गुणों को, उनके विचारों को हमने क्या किया, हमने स्वीकार किया। और फोर्थ में हमने क्या किया, आस्क क्वेश्चंस, यानी छात्रों से प्रश्न पूछने का काम करना। शिक्षक द्वारा सूचना, तथ्यों और विधियों से संबंधित उनसे प्रश्न पूछना, उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछना, ये सारा का सारा काम हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में हम करते हैं। यानी ये 4 कैटेगरी है, और हमको यही देखना होता है कि ये सारे काम टीचर क्लास में कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो हर 3 सेकंड में कौन कौन से काम को कितनी बार उसने रिपीट किया। ठीक है, तो अगर इन 60 अगर आप समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि एज ए टीचर जब हम क्लासरूम में, जब हम टीचिंग करने जाएं, हम ये 10 काम हमें क्लास में करने चाहिए और अधिक से अधिक करने चाहिए। ठीक है, ये 4 जो क्लासिफिक, जो 4 जो वर्ग थे, ये वर्ग 1 से लेके 4 तक ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के वर्ड थे, या अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार का ये वर्ड था। अब हम लोग बात करेंगे बेटा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की, या शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार की बात करेंगे। तो शिक्षक का जो प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, उस प्रत्यक्ष व्यवहार में भी 3 कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी उसे कहते हैं लेक्चरिंग, या व्याख्यान देना। आप जानते हो जब टीचर क्लास में जाता है तो क्या करता है, वो लेक्चर देता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो चीजों को पढ़ाने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं एक टीचिंग कर रहा है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टीचिंग करना। यानी लेक्चरिंग या व्याख्यान देना, ये प्रत्यक्ष व्यवहार है। शिक्षक क्लास में जाएगा, उसे जिस टॉपिक को समझाना है उस टॉपिक से रिलेटेड वो लेक्चर देगा। ठीक है, ये 5वां काम। छठा काम क्या है, गिविंग डायरेक्शंस, रास्ता दिखाने का काम वो करता है। रास्ता दिखाने का काम का मतलब, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन बताया, कोई न्यूमेरिकल बताया, बच्चे को समझ नहीं आया, आपने क्या बोला, आपने बताया बेटा ऐसे ऐसे इस स्टेप को करो, ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। ये हुआ गिविंग डायरेक्शंस। या कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, कोई स्ट्रक्चर्स, कोई डायग्राम बन नहीं रहा है, कोई फार्मूला हमें लर्न नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो टीचर क्या करता है, टीचर हमें उस काम को पूरा करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हमें गाइड करता है। और यही पार्ट होता है बेटा गिविंग डायरेक्शन का, या होता है यहाँ पे निर्देश देने का या इंस्ट्रक्ट करने का। ये छठा ये पार्ट हुआ। जो 7वां पार्ट होता है उसे कहते हैं क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, या प्राधिकार की आलोचना या
औचित्य, प्राधिकार की आलोचना या औचित्य। ठीक है, ये प्राधिकार की आलोचना या औचित्य क्या है? प्राधिकार की आलोचना या और औचित्य का मतलब ये होता है कि चीजों को क्रिटिसाइज कर। क्लास में टीचर क्या करता है? टीचर हर चीज को पढ़ाने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज और क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करने से क्या होता है? क्रिटिसाइज करने या समालोचना करने से वे चीजें बच्चों को एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है ना, नीर और छीर का विवेक हंस के पास होता है। तो टीचर वही करता है, जब वो समालोचना करता है या उसको जस्टिफाई करता है, यदि आज उसको क्रिटिसाइज करता है, तो क्या होता है? सही और गलत को विद्यार्थी अच्छे ढंग से समझने लगता है। तो ये 7 क्राइटेरियन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये 7 इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर्स के थ्रू हम टीचर को हम एनालाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी, फिर से हम रिवाइज करा दें। एक्सेप्ट फीलिंग्स, भावनाओं को स्वीकार करना। प्राइजेस आर इनकरेज, प्रशंसा या प्रोत्साहन। एक्सेप्ट्स प्यूपिल आइडियाज, विचारों को, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। लेक्चरिंग, व्याख्यान देना। गिविंग डायरेक्शन, मार्ग प्रशस्त करना। 7th, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, प्राधिकार की आलोचना या औचित्य निर्धारण करना या समालोचना करना या अधिकार जमाना, हम कुछ भी कह सकते हैं। ये 7 क्राइटेरियन है बेटा, जो टीचर के एंड से कंप्लीट होता है। अब बात आती है बी की। बी या सेकंड इसका जो पार्ट है वो है प्यूपिल टॉक का है। मैंने पहले ही बताया, प्यूपिल टॉक का मतलब छात्र कथन। तो छात्र कथन में क्राइटेरियन 8 और 9 कंप्लीट होता है। तो क्राइटेरियन 8 क्या है? प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स। प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स का मतलब छात्र कथन अनुक्रिया। अच्छा, रिस्पॉन्स किसका होता है? हर एक्शन का होता है। क्लास में एक्शन कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। टीचर का जो लेक्चर है, उस लेक्चर या टीचर ने जो समझ हमको दी, उस समझ के अगेंस्ट स्टूडेंट क्या करता है? क्लास में रेस्पॉन्स करने की कोशिश करता है या अनुक्रिया करता है। तो ये देखना कि क्लास में विद्यार्थी कितना एक्टिव है, टीचर जो कुछ भी समझा रहा है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी भी कक्षा में विद्यार्थी उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स करता है जितनी ज्यादा उसे टीचर की क्लास समझ में आती है, टीचर की पढ़ाई समझ में आती है। ये 8वां पार्ट है। और ये 8वां पार्ट क्या बताता है? प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स या शिक्षक कथन अनुक्रिया। ठीक है, इसको अगर मोटे तौर पर समझे तो हम क्या कर सकते हैं? जब टीचर कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चा क्या करता है? उस प्रश्न का जवाब देता है, उस प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, टीचर कोई चीज समझाता है तो उसके अगेंस्ट वो अपनी समझ बताने का प्रयास करता है। अगर विद्यार्थी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को पूछने के लिए भी वो उस नासमझी के अगेंस्ट वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्स करता है। जो 9वां पार्ट इसका है बेटा, वो है प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, या हिंदी में कहेंगे हम इसको छात्र कथन स्वोपक्रम। फिर से हिंदी वाले सुन लें, क्या हमने कहा? छात्र कथन स्वोपक्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है, प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण मांगता है और विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने दृष्टिकोण बताता है। कई बार होता क्या है कि टीचर के एक्शन के अगेंस्ट रिस्पांस हुआ तो 8 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, मान लो विद्यार्थी टीचर से कोई नई चीज पूछ रहा है, उसके लिए अपनी समझ बता रहा है, अपने पूछे गए प्रश्नों का शिक्षक से वो जवाब चाहता है, उसको वो क्लैरिफाई करना चाहता है,
उस पे अपनी समझ बढ़ाना चाहता है, तो इसे हम कहेंगे छात्र कथन स्वोपक्रम या प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, प्यूपिल टॉक की भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है छात्र कथन अनुक्रिया, यानी टीचर ने जो भी एक्शन किया, टीचर ने क्लास में जो कुछ भी बताया उसके अगेंस्ट अगर बच्चा कुछ जवाब देता है, कुछ अपने डाउट्स रखता है, कुछ अपने कॉन्सेप्ट रखता है, कुछ टीचर से बात करता है, तो प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स का पार्ट हो जाता है। और अगर स्टूडेंट टीचर से कुछ नई बात पूछता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स खुद से देता है, उसका क्लैरिफिकेशन टीचर से चाहता है, टीचर से अपने प्रश्नों का जवाब चाहता है, तो वो पार्ट आता है बेटा प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। ये दो कैटेगरी में हमारे 9 इंडिकेटर्स कंप्लीट हो गए। अब केवल लास्ट इंडिकेटर बच रहा है जिसका नाम है साइलेंस और कंफ्यूजन, मौन अथवा विभ्रांति। ठीक है, तो मौन अथवा विभ्रांति का मतलब क्या, या तो क्लास में सारे बोल रहे हैं या सारे चुप। इन दोनों कंडीशंस में क्लास में टीचिंग रुक जाती है, पढ़ाई रुक जाती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसी अवस्था जो है कंफ्यूजन की हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मौन, या हम कहते हैं कि नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइलेंस और कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे क्लास में सारे बच्चे चुप हो जाए तब भी इंटरेक्शन रुक जाएगा, या क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे तब भी इंटरेक्शन रुक जाएगा। इन्हीं दोनों घटना को हम 10 नंबर देते हैं और इसे लिखते हैं साइलेंस और कंफ्यूजन। ये बेटा टोटल 3 कैटेगरी, और इन 3 कैटेगरीज को हमने क्या किया, 10 सब कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और आप जान रहे हो कि हमारी 10 कैटेगरी कौन कौन सी है। इसमें शुरू के 7 कैटेगरी टीचर टॉक से रिलेटेड है, कैटेगरी नंबर 8, कैटेगरी नंबर 9 ये प्यूपिल टॉक से रिलेटेड है, और लास्ट कैटेगरी नंबर 10 ये साइलेंस और कंफ्यूजन का पार्ट है। ये तो मैट्रिक्स के 8 कंपोनेंट्स जो थे वो आपके सामने आए। अब बात आती है हाउ टू यूज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, यानी फ्लैंडर के इंटरेक्शन मॉडल को हम कैसे यूज करें। तो मैंने पहले ही बताया हमें इसमें क्या करना है, हमें जो टीचर पढ़ाता है उस टीचर की मॉनिटरिंग करनी है, उस टीचर को ध्यान से देखना है, और हमें ये देखना है कि टीचर इन 10 जो पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स में कौन कौन सा काम कितनी बार कर रहा है, हमें बस इतना ही देखना है। और उसके बाद क्या करना है, उससे हमें एक मैट्रिक्स बना लेनी है, और मैट्रिक्स बनाने के बाद कुछ फार्मूले लगा के, कुछ निरूल लगा के हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन करके हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। ये 3 कैटेगरी है। अब देखो मॉनिटरिंग करने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, जब क्लास चल रही हो तो उस क्लास में हम पीछे बैठ जाएं, और बैठने के बाद उस क्लास में होने वाली सारी एक्टिविटी या जो सारे इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करें, उनका अवलोकन करें, उसे ध्यान से देखें, और एक पेज लेकर हम उस पर मार्क करते जाएं, हम उस मैट्रिक्स को भरते जाएं। तरीका नंबर 1 ये है बेटा। तरीका नंबर 2 ये है कि हम क्लासरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग करा लें, एक वीडियो कैमरा कर लें, और उस वीडियो को हम बाद में किसी एक्सपर्ट के पास भेज दें जो फ्लैंडर्स मॉडल के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मैट्रिक्स को अच्छे से जानते हैं, और उनसे हम रिजल्ट प्राप्त कर लें। हमें 2 चीजें कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है रिकॉर्डिंग या ऑब्जर्वेशन का। या तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे किसका, क्लासरूम इवेंट का। ये फर्स्ट स्टेप होता है फ्लैंडर्स के मॉडल का। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। हम क्या करें, 10 बाई 10 का एक टेबल बना लें, ठीक है, उससे हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और उस मैट्रिक्स को में हम उन नंबर को भर लें या उस मैट्रिक्स का हम निर्माण कर लें।
फिर जो तीसरा पार्ट काम इसका होगा बेटा वो होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। और जो इंटरेक्शन मैट्रिक्स है उस प्रैक्टिस को हम इंटरप्रेट करें, उसका हम रिजल्ट निकालें और रिजल्ट निकाल के उस क्लास की हम व्याख्या कर सकते हैं। अब कुछ सर्टेन रूल से बेटा उस रूल की हम बात कर लें, फिर मैट्रिक्स की बात करते हैं, या पहले मैट्रिक्स ही आपको हम दिखा लेते हैं फिर रूल की बात करते हैं। देखो मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। देखो इस स्क्रीन पे आपके एक मैट्रिक्स है, आप इसमें देख रहे हो वन। आप इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको, देखो इधर 1 से लेके 10 तक, ऊपर भी 1 से लेके 10 तक ये बॉक्स बने हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे मान लो कैटेगरी 1 की घटना हुई, पहले 3 सेकंड में हुई तो हमने इस पर टिक कर लिया। मान लो दूसरे 3 सेकंड में मान लो ये घटना हो गई, यहाँ टिक कर लिया। फिर इसमें हुई ये टिक कर लिया, इसमें हुई ये टिक कर लिया, और फिर हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ के हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जैसा बना लिया, और इसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैंने मैट्रिक्स दिखाया। तो मैट्रिक्स आपने देखा, इस मैट्रिक्स के थ्रू हम सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वापस अपने सीट पे जाते हैं। अब देखो इस मैट्रिक्स को बनाने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। अगर उस नियम को ध्यान से लेके अगर हम काम करें तो काम आसानी से हो जाए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से इसको देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। व्हेन नॉट सर्टेन टू विच 2 or more category a statement belongs, choose the category that is numerically farthest from category 5। ठीक है ना, एग्जाम्पल गिवन, एक एग्जाम्पल भी दिया, देखो ध्यान से। फॉर चूजिंग बिटवीन 3 and 4 चूज 3 and 8 and 9 चूज 9। अगर मान लो, इसे कहने का मतलब ये है जब कुछ निश्चित ना हो, 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में हमें समझ में ना आए कि हमारा ये काम किस श्रेणी का है, तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूमेरिक वे में जो सबसे दूर की श्रेणी हो, हमें उसका चयन करना चाहिए। श्रेणी का मतलब हमने जो कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर हमने पढ़ी है, और मान लो कि किसी इंस्टेंट किसी पल हम क्लास में टीचर या स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी देख रहे हैं और हमारे मन में डाउट आ रहा है कि 1 वाला सही होगा कि 3 वाला सही होगा कि 5 वाला सही होगा कि ये 6 वाला काम टीचर कर रहा है या 7 वाला काम टीचर कर रहा है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई न कर पाए, इसको पहचान न कर पाए, तो हमारे मन में जो नंबर सबसे बड़ा वाला है हमें उसी को चूज करना चाहिए, है ना। इसको अगर और अच्छे समझना चाहो तो इस चार्ट में आओ। जैसे मान लो क्लास में एक्टिविटी हो रही है एक्सेप्ट फीलिंग या इनकरेज। आप समझ नहीं पा रहे हो कि टीचर बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनकी प्रशंसा कर रहा है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप क्या देख रहे हो, एक्सेप्ट फीलिंग 1 नंबर पे, प्रशंसा करना 2 नंबर पे है, तो हम 2 नंबर वाले कॉलम में टिक लगाएंगे, 1 नंबर वाले कॉलम को छोड़ देंगे। यही रूल नंबर 1 कहता है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर लेक्चर दे रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो लेक्चर देना 5 नंबर है और गाइड करना 6 नंबर है, तो 6 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, हम 5 नंबर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। यही रूल नंबर 1 कहता है। अब रूल नंबर 2 की बात करें। If the primary tone of teachers' behavior has been consistently indirect, do not shift into the opposite classification unless a clear indication of shift is given by the teacher।
यदि शिक्षक के व्यवहार का प्राथमिक स्वर लगातार अप्रत्यक्ष रहा है तो विपरीत वर्ग में तब तक बदलाव न करें जब तक शिक्षक द्वारा शिफ्ट स्पष्ट करने का निर्देश न दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि आप देख रहे हो कि दो तरह के व्यवहार शिक्षक का है, अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार। टीचर क्लास में आते ही वो अप्रत्यक्ष व्यवहार का सारा काम कर रहा है, तो प्रत्यक्ष व्यवहार में कोई भी मार्क नहीं कर रहा है, तो आपको भी वहीं पे रुक जाना चाहिए। वो जैसा जो भी व्यवहार कर रहा है हम उसी पे मार्क करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा सा इसमें भी लगा दें और थोड़ा सा हम उसको उसको शिफ्ट करके हम उसके दूसरे कैटेगरी में, दूसरे वर्गीकरण में भी चले जाएं। हम इसे विचार नहीं करेंगे, जो कंडीशन है उसी कंडीशन में हम मार्किंग करेंगे। थर्ड रूल है, द ऑब्जर्वर मस्ट नॉट बी कंसर्न्ड विद ओन बेसिस ऑफ टीचर एंड, यानी पर्यवेक्षक को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों या शिक्षक के इरादे से चिंतित नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ बेटा, जो पर्यवेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, उसे बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर पक्षपात की भावना वो करेगा तो क्या करेगा, वो सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाएगा और रिजल्ट हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो टीचर को क्या करना, जो ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए, उसे बायस नहीं होना चाहिए, उसे गलत निर्णय लेने से हमेशा बचना चाहिए, उसे टीचर के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो सही से मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, इन मोर देन वन कैटेगरीज occur during the 3-second interval, then all categories used in that interval are recorded. If no change occur within 3 seconds, repeat the category number. ठीक है, मैंने शुरू से ही मैंने आपको बताया यहाँ पे यह क्या कह रहा है, यदि 3 सेकंड के अंतराल के दौरान एक से अधिक श्रेणियां होती हैं तो उस अंतराल में उपयोग की जाने वाली सभी श्रेणियों को दर्ज करना चाहिए। यदि 3 सेकंड के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसी श्रेणी की संख्या को दोहरा दें। यानी कहने का मतलब क्या है, फ्लेंडर्स क्या कहते हैं, फ्लेंडर्स ये कहते हैं कि क्लासरूम में हर 3 सेकंड में 10 कैटेगरी रिपीट होती है। ये जो 10 कैटेगरी है हर 3 सेकंड के टाइम ऑफ इंटरवल में ये चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, रूल नंबर 4 ये कहता है, जैसे मान लो अगर आप किसी टीचर को आप मॉनिटर कर रहे हो और वो 3 सेकंड में के भीतर अगर वो 4 कैटेगरी में चला गया, यानी अगर उसने 4 काम कर लिए तो हम चारों में मार्क कर देंगे। लेकिन अगर वो एक ही तरह के व्यवहार को वो 3 सेकंड से ज्यादा टाइम तक कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस व्यवहार को हम 2 बार मार्क करेंगे। यानी जो रिपीटेशन है हर 3 सेकंड के बाद होना है। 3 सेकंड में वो जितनी भी एक्टिविटी करेगा उन सबका मार्क करना है। अगर कोई एक ही एक्टिविटी में एक टीचर 3 सेकंड से ज्यादा समय लगाता है तो हम नंबर देते समय हर 3 सेकंड के बाद उसी कैटेगरी में हम उसको ज्यादा नंबर देंगे। ठीक है, अगर इस बात को समझना है तो समझने के लिए हमें मैट्रिक्स में वापस जाना पड़ेगा। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैट्रिक्स है, कैटेगरी नंबर 3 मान लो यहाँ पे आई, ठीक है ना। अब कैटेगरी नंबर 3 में मान लो पहले 3 सेकंड में उसने कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 इन दोनों में उसने काम कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों में टिक कर ले। पहले 3 सेकंड मान लो उसने 3 का भी काम किया और 4 का भी काम किया और मान लो उसने 8 का भी काम हो गया, तो हम इसी पहले 3 सेकंड में हम इन तीनों में निशान लगा देंगे बेटा, मार्क कर देंगे। लेकिन मान लो किसी टीचर ने कैटेगरी नंबर 3 में अगर उसने 5 सेकंड लगा दिए तो 3 सेकंड में हमने पहला टिक किया और अगले 3 सेकंड में उसने 2 सेकंड तक इधर टिक काम किया, उसी काम को रिपीट किया, तो हमको ये 2 बार 3 कैटेगरी नंबर 2 के लिए हमें 2 बार टिक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी हर 3 सेकंड में हमें क्या करना है,
हमें मैट्रिक्स को का जो वर्ग है उस वर्ग को चेंज करना है। यानी अगर हम फर्स्ट 3 सेकेंड में मान लो अगर पहले नंबर वाली में है तो पहले नंबर में हम सारा मार्क कर लेंगे। अगर मान लो उस स्टूडेंट ने, उस टीचर ने अगर 4 सेकंड तक अगर उसने एक ही कैटेगरी में रह गए, मान लो कैटेगरी नंबर 2 का काम उसने 4 सेकंड तक किया, तो कैटेगरी नंबर 2 के 2 वर्गों में टिक लगा देंगे। यही है रूल नंबर 4 जो ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। फॉर साइलेंस लॉन्गर देन 3 सेकेंड रिकॉर्ड 10 फॉर एवरी 3 सेकेंड। जैसे मान लो क्लास में शोर या क्लास में सारे विद्यार्थी या टीचर कोई रिस्पॉन्स अगर 3 सेकेंड से ज्यादा समय तक कर रहे हैं तो हमें साइलेंस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वैसे ही हर 3 सेकेंड के लिए हमें उस टेबल में मार्क करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम पूरा ये 10 हमारी मैट्रिक है, मैट्रिक से तो 30 सेकंड में पूरा इवेल्युएशन ये हो जाता है। अगर क्लास में 30 सेकंड तक कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम सब में 10 10 10 10 मार्क पे मार्क करके हम निकल जाएंगे और बाद में उसका इवेल्युएशन हम करके रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है ना? रूल नंबर 6 क्या कहता है? अ टीचर्स जोक which is made at the expense of children is regarded as, तो क्या इसका मतलब हो गया, एक शिक्षक का मजाक जो बच्चों की कीमत पर बनाया गया है उसको हम 7 नंबर देंगे। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्डेड एज 7। अगर क्लास में हंसी मजाक हो रहा है, टीचर अगर क्लास में हंसी मजाक कर रहा है उसको हम 7वां नंबर देंगे। उसको हम आलोचना वाले कॉलम में, या जो हमारा 7वां पार्ट है क्रिटिसाइजिंग वाला पार्ट है, हम उसको उसमें मार्क्स देंगे। अगर शिक्षक का मजाक अगर जो है टीचर जोक करता है, ठीक है, तो उसको हम वहां पे मार्क कर देंगे। ठीक है? 7 रूल कहता है इफ अ स्टूडेंट गिव बाय स्पेसिफिक predictable answer to a narrow questions it is regarded as 10। यदि कोई छात्र किसी संकीर्ण प्रश्न का एक विशिष्ट और पूर्वानुमानित उत्तर दे देता है तो हम उसको 8 नंबर में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? तो ये कुछ रूल थे बेटा। अब यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स देखा भी, तो मैट्रिक्स में आपने क्या देखा, इसमें 10 रोज और 10 कॉलम है, 10 पंक्तियां हैं और 10 स्तंभ है, और हमें इसी में मार्क्स करना होता है। और इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ बेटा, जैसे मान लो हम जिस समय मार्क करना शुरू किए उस समय क्या हो रहा है, उस समय मान लो हमने मार्क किया 5 4 3 10 6 2 6 6 1 8 और 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए शुरू और लास्ट में दोनों में हमें साइलेंस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्लास शुरू होती है तब भी साइलेंस होता है और जब क्लास खत्म होती है तब भी साइलेंस आता है। तो हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट और फर्स्ट में हमें क्या नंबर, 10 नंबर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर साइलेंस का मार्क्स होता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक टेबल है जो कैटेगरी को डिवाइड कर रहा है। आप देखो पेयरिंग को यहाँ बताने का काम कर रहा है। आप देखो मान लो जो 5 4 3 10 6 2 6 1 8 और 2, ये कैटेगरी ओरिजिनल सीरीज बन के आई। हमने क्या किया, इसमें ऊपर भी 10 जोड़ दिया और नीचे भी 10 जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब पेयरिंग शुरू करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, 10 की पेयरिंग 5 से, 5 की पेयरिंग 4 से, 4 की 3 से, 3 की 10 से, 10 की 6 से, 6 से 2 से, 2 से 6 की, 6 से 1 की, 1 की 8 की, 8 से 2 की और 2 से 10 की पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग 1 2 3 टू 10 पेयर हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे और इसी के नंबर के आधार पे हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। अब बात आता है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरेक्शन मैट्रिक्स। जो इंटरेक्शन मैट्रिक्स है उसमें टोटल 4 बेसिस है। हम 4 कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। पहला है इंटरप्रिटेशन कैटेगरीज, व्याख्या की श्रेणियां। दूसरा है एरियाज ऑफ इंटरेक्शन। थर्ड है
बिहेवियर रेशियो, और फोर्थ है इंटरेक्शन बिहेवियर वेरिएबल्स या सहभागिता के चर। हमने क्या देखा, इसमें हम 4 कैटेगरी पे हम इस रिजल्ट को बनाते हैं। व्याख्या की श्रेणियां, सहभागिता का क्षेत्र, व्यवहार अनुपात और सहभागिता चर। और देखो इसके लिए फार्मूला भी है। जैसे मान लो अगर हमें टीचर टाक रेशियो निकालना है, अगर हमें टीटी कैलकुलेट करना है, टीचर टाक रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 बाई n इंटू 100%। ठीक है, तो टीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब क्या है, उस कैटेगरी का मतलब है जिस कैटेगरी में आप जानते हो कि टीचर की कैटेगरी कहाँ से होती है, 1 से लेकर 7 तक होती है। तो हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी में जो इंटरेक्शन के जो मार्क्स आएंगे उन मार्क्स को लिखकर जोड़ लेंगे, सातों कैटेगरी के मार्क्स को जोड़ के जो मैट्रिक्स का जो टोटल मार्क्स आएगा उसे डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टीटी निकल जाएगा, टीचर टाक रेशियो हमारा आ जाएगा। ऐसे अगर हमें इनडायरेक्ट टीचर टाक रेशियो निकालना है, आईटीटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 4 तक के रिस्पांस को जोड़ के टोटल से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला है आईटीटी का 1 + 2 + 3 + 4 बाई n इंटू 100%। ये फार्मूला है आईटीटी का, इनडायरेक्ट टीचर टाक रेशियो है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट टीचर टाक रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें डीटीटी करना पड़ेगा, और डीटीटी में क्या करेंगे, वही अप्रत्यक्ष व्यवहार का अनुपात और प्रत्यक्ष व्यवहार के अनुपात की बात हो रही बेटा आईटीटी और डीटीटी में। हम क्या करेंगे, 5 6 7 नंबर आप जानते हो डायरेक्ट इंटरेक्शन का है, उस नंबर को जोड़ के टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें प्यूपिल टाक रेशियो कैलकुलेट करना है तो पीटी इज इक्वल टू होता है 8 + 9 रेस्पॉन्स बाई n इंटू 100%। ऐसे ही साइलेंस का है, साइलेंस इज इक्वल टू 10 बाई टोटल रिस्पॉन्स इंटू 100%। इस तरह से हम इस मैट्रिक्स के थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज की क्लास में फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन मॉडल देखा, और हमने इस मॉडल में देखा कि जो अंतःक्रिया जो कक्षा में होती है, जो कक्षा में स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की टोटल 10 कैटेगरी होती है। उस 10 कैटेगरी को हमने 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस। और उससे मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, मैट्रिक्स बनाने के रूल क्या है, पेयरिंग कैसे की जाती है, और उस पेयरिंग के अगेंस्ट हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें आपको आज की क्लास में बताएगी।